हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मेकर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसको हम शुरू करते हैं। जिसमें कि हम पढ़ रहे थे, हमारी जो सीरीज है हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता में हम कुछ प्रमुख स्थलों के नाम और उनसे मिलने वाले अवशेषों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जैसा आज हमारा जो ये एक जो सीक्वेंस है जिसमें हम स्थलों के और वहाँ से मिलने वाले अवशेषों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें कुछ स्थल बचे हुए हैं जिनको हम आज ख़त्म करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम जो कल पढ़ेंगे, कल का हमारा वीडियो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के एक एंड की तरफ होगा। कल हम सिंधु घाटी सभ्यता का एक लास्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और हमारे वीडियोज़ को कोशिश करिए कि पूरा देखें, ठीक है। तो आपका सपोर्ट और आपका एक जो मोटिवेशन है उसी की वजह से हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। तो चलिए जुड़े रहें हमारे साथ। शुरू करते हैं प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थलों में आज का हमारा जो पहला स्थल होगा वो होगा रंगपुर। पहला जो स्थल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रंगपुर और उनसे मिलने वाले स्थलों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं। तो अगर हम बात करें रंगपुर की, तो रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है। और रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में है और इसकी खोज जो है, रंगपुर की खोज ये की थी माधव स्वरूप वत्स ने खोज की है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1935 में इसकी खोज की गई है। माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1931 में 1931 में इसकी खोज की गई है। और ये नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है ये है मादर नदी का नदी है मादर। तो मादर नदी के तट पे ये स्थित है। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं वो चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक तो आप देखेंगे कि यहाँ से मिलने वाले अवशेष, इसमें एक तो नालियाँ मिली हैं, नालियाँ बनी हुई मिली हैं। और यहाँ से धान की भूसी मिली है। धान की भूसी वेरी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा चुका है कई बार पीसीएस में। तो धान की भूसी यहाँ से मिली है। और इसके अलावा और यहाँ से क्या मिला है, और यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ज्वार और बाजरा और यहाँ से 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। 3 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो 3 संस्कृतियां कौन कौन सी थी, 3 कल्चर कौन कौन सी हैं। अब लेकिन वहां से 3 तरीके की संस्कृति, 3 तरीके की कल्चर के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तो चलिए बस इसमें इतना ही है। अभी जो टॉपिक हैं या जो अभी साइट्स हैं उनमें बहुत छोटा छोटा सा है, कुछ वहाँ पे चीज़ें मिली हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी, तो इसको आप नोट करेंगे। चलिए इसको नोट करें, फिर हम अगला देखते हैं रोपड़। चलिए तो नेक्स्ट है रोपड़, और ये रोपड़ है पंजाब में। पंजाब में रोपड़ है और आज इसका जो वर्तमान नाम है वो वर्तमान नाम है इसका रूपनगर। पंजाब में इसका वर्तमान नाम है रूपनगर। तो इस रूपनगर की खोज 1950 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज की थी पहले ब्रजवासी लाल ने ब्रजवासी लाल के द्वारा। लेकिन बाद में 1953 के बाद इसमें फिर से दोबारा से खुदाई करवाई गई थी
और दोबारा से खुदाई करवाने का जो इसका श्रेय है वो जाता है यज्ञदत्त शर्मा को। यज्ञदत्त शर्मा को, इन्होंने यहाँ पे दोबारा से खुदाई करवाई थी। और दोबारा खुदाई करवाने पर यहाँ से जो प्राप्त हुई हैं चीजें, वो यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, यहाँ से आप देखेंगे कि एक तो तांबे की कुल्हाड़ी, अवशेषों की अगर बात करेंगे तो अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो तांबे की कुल्हाड़ी, और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य, कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ठीक है। तो इसको उतारिए, इसको नोट करिए और इसको ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि रंगपुर, एक तो देखिए इन सभी साइट्स में उनका वर्तमान स्थान और उनकी खोज इंपॉर्टेंट है, और दूसरा वहां से जो अवशेष मिला है उनमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि इसमें सिर्फ एक ये चीज इंपॉर्टेंट होगी कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के सबसे पहले साक्ष्य जो हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो अगर वैसे देखा जाएगा तो हमने पढ़ा था पीछे कि जब हमने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे आपने अगर वीडियोस देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे पहले मानव के साथ जो कुत्ता दफनाने के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले थे। और यहाँ पे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है वहां से अगर बात करें तो वहां पे सबसे पहले साक्ष्य रंगपुर से मिले हैं, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य। लेकिन और इससे पहले भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वो मिले हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल या पूरा पाषाण काल जो रहा है हमारा, उस पाषाण काल के भी कुछ इसी प्रकार के स्थल है और वहां से भी कुछ इसी प्रकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आप इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे उस वीडियो को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा हिस्ट्री का, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। जो कि हमने पाषाण काल में ऐसी प्रकार के कुछ स्थलों के नाम पढ़े हैं, लेकिन वो सारे अलग हैं और उनसे मिलने वाले अवशेष भी अलग हैं। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, दोनों चीजों को सेपरेट करके अलग पढ़ना है। अगर पूरा ऑल ओवर पूछा जाता है कि विश्व में या सबसे पहले कहाँ मिले हैं, तो इट मीन्स वो बात की जा रही है पाषाण काल के बारे में। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करेंगे तो फिर वहां हम पाषाण काल के स्थलों का जिक्र नहीं करते हैं, वहां से मिलने वाली चीजों का जिक्र नहीं करते हैं। तो वहां पे सिर्फ हम इनकी बात करेंगे। तो इसको नोट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है बनावली। अगला स्थल है बनावली। तो बनावली की अगर बात करें तो बनावली की खोज 1973 में हुई थी। खोज 1973 में, और खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। तो इसकी खोज हुई थी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, इसकी खोज की गई थी। और इसके अलावा ये जो वर्तमान में स्थल है, तो वर्तमान स्थल ये हरियाणा में है, और हरियाणा के वर्तमान हिसार जिले में ये स्थल है। और यहाँ पे नदी की अगर हम बात करेंगे तो ये है सतलुज नदी के तट पे, सॉरी सतलुज नदी नहीं, ये सरस्वती नदी के तट पे है, सरस्वती नदी के तट पर हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, क्या प्रमुख अवशेष प्राप्त हुए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से एक तो जौ और सड़कों पर पहिए के निशान, जो कि माना गया है कि बैलगाड़ी के हो सकते हैं, बैलगाड़ी के हैं। और जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो है यहाँ से मिले हैं मिट्टी का हल। मिट्टी का हल यहाँ से मिला है, जो कि अब आप सोच सकते हैं कि मिट्टी के हल से कैसे खुद जुताई होती होगी।
तो मिट्टी के हल से जुताई नहीं होती थी, मिट्टी का हल जो मिला है वो मिला है एक खिलौने के रूप में। तो अगर खिलौने के रूप में वहां से एक मिट्टी का हल मिला है तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के जो लोग हैं वो हल का प्रयोग जुताई के लिए करते होंगे, तभी तो उस हल को देख के एक मिट्टी का हल खिलौने के रूप में बनाया गया होगा, जिससे बच्चे खेलते होंगे। आप भी खेल सकते हैं। तो आप मिट्टी का हल बनाइए और अपने घर में जुताई शुरू कर दीजिए। चलिए इसको नोट करिए, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा कोट दीजी। कोट दीजी, तो कोट दीजी जो है, कोट दीजी की खोज की गई थी अफजल अहमद खान के द्वारा 1935 में। खोज 1935 में हुई है और इसकी खोज की है अफजल अहमद खान के द्वारा। इसकी खुदाई कराई गई और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। सिंध पाकिस्तान में, और नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी के तट पे ये स्थान पड़ता है। अब इसकी प्रमुख जो अवशेष हैं, अवशेष, तो यहां से प्रमुख अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो यहां से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें प्राप्त हुए हैं कच्ची ईंट, कच्ची ईंटें प्राप्त हुई हैं। और यहाँ से प्राप्त हुआ है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, वो यहाँ से प्राप्त हुई है क्या, यहाँ से प्राप्त हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो चूल्हा, चूल्हे के साक्ष्य। अब कच्ची ईंट है, कच्ची ईंटों के मकान भी हो सकते हैं वहां पे, तो ये सब मिला। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे इसकी ये है, इम्पोर्टेंट है, चूल्हे के साक्ष्य। चूल्हे के साक्ष्य मतलब चूल्हा नहीं मिला है, वहां से ऐसा मिला है कि वहां से राख के कुछ ढेर मिले हैं, राख के ढेर। अब ढेर मतलब इतने बड़े बड़े ढेर नहीं है, तो जैसे चूल्हा जलता था तो वहां पे जब राख इकट्ठी हो जाती है तो उस तरीके के वहां पे कुछ ऐसी चीजें मिली हैं कि राख, जिससे पता लगा है कि वहां पे चूल्हा जलाया जाता होगा, जिसके द्वारा इतनी राख वहां इकट्ठी हो जाती है। जगह जगह पे अब कई मिले हैं, एक जगह से मिलने से ये चीजें प्रमाणित नहीं होती हैं। तो जब कई चीजें एक साथ जगह जगह पे मिल जाती हैं तो प्रमाणित होता है कि वहां पे घर घर में अलग अलग चूल्हे का उपयोग करते थे खाना बनाने के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटड़ा या कोटड़ा भी लिख सकते हैं, सुरकोटदा भी लिख सकते हैं इसको। और ये जो स्थल है, ये स्थल पाया गया है कच्छ में, गुजरात में, कच्छ गुजरात। और इसकी जो खोज है वो हुई 1964 में, और इसकी खोज करने वाले थे जगपत जोशी। इसको जो खुदाई करवाई गई वो की जगपत जोशी के द्वारा खुदाई यहाँ पे करवाई गई, और ये स्थान मिला है गुजरात में। और यहाँ पे जो नदी है वो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे पे है सुरकोटदा। और यहाँ से अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक तो यहाँ से प्राप्त हुआ है, देखिए 3 चीजें यहाँ से मेनली इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई हैं। एक तो कलश जो होता था, और अब कलश का मतलब एक कलश समाधान मिला है यहाँ पे। कलश समाधान के बारे में आपको बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं हमारे वीडियोस में, तो आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कलश समाधान किसके लिए होता था। बच्चों के लिए कलश समाधान का उपयोग किया जाता था मोस्टली। और दूसरी चीजें यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ
कि कलश समाधान, वहाँ डिटेल में जानने के लिए आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि कलश समाधान में बच्चों को रख के, जो छोटे बच्चे होते थे उनकी डेथ हो जाए तो उनको, छोटे बच्चों को एक कलश में रख दिया जाता था, उनको दफना दिया जाता था। एक इस प्रकार का कलश समाधान था। और दूसरा यहाँ पे जो समाधान है, यहाँ पे समाधान की बात की जा रही है कि जो एक उनको जलाने के बाद उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह हो जाता था, तो अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी राख वगैरह जो है उसको कलश में भर के वहाँ पे रखा जाता था, दफना दिया जाता था। तो कलश समाधान था। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या मिली है, एक तराजू का पलड़ा, तराजू का पलड़ा यहाँ से मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ से ये भी। और एक तीसरी चीज मिली है घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी। ये तीनों चीजें ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, तीनों चीजें पूछी जा चुकी हैं, तीनों से क्वेश्चन आ चुका है। तो तीनों चीजें इंपोर्टेंट है। कहाँ से मिले हैं, सुरकोटला से, कच्छ गुजरात से, नोट करिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है इसमें, नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर की खोज, ये खोज हुई है कब, इसकी खोज की गई 1958 में, 1958 में। और इसकी खोज करने वाले थे यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज करने वाले थे। और ये स्थल जो है ये मेरठ में है, वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश। और ये स्थल जो है ये है हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर, अर्थात ये हमारे मेरठ के पास ही है। तो इसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से जो मिला है अवशेष, तो अवशेष में ये सिर्फ यहाँ से एक चीज का महत्व ज्यादा है कि यहाँ से मिले हैं जो बड़े बड़े मिट्टी के मृद भांड होते थे, मृद भांड। और उन मृद भांड पर यहाँ पे मरी हुई गिलहरी, मरी हुई गिलहरी का चित्र मिला है। तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पे गिलहरी का चित्र मिला है, जो मरी हुई गिलहरी होती है उसका चित्र मिला। अब मरी हुई थी, जिंदी थी, वो चीज़ तो एक देखने से कोई इतना ज़्यादा मालूम नहीं होता है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई मटके या कोई जो बड़े मृद भांड यहाँ पे हैं इस तरह से, तो उन पे हो सकता है कि ये जो मरी हुई वो मिली है तो वो हो सकता है उल्टी बनी हुई हो या सीधी बनाई है किस प्रकार से, तो उसको अंदर था एक गिलहरी जो मिली है उसके चित्र वहाँ पे मिले हैं। अब उसमें आइडिया लगाना है कोई पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके का आइडिया लगाया गया है कि वो मरी हुई है। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि गिलहरी का चित्र मिला है, एक मटके पे बना हुआ, चित्रकारी है, मतलब उसमें कोई मार के चिपकाया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उस पर कुछ चित्रकारी करी गई, उसको बनाया गया। मुझे नहीं आता, इतनी चित्रकारी अच्छी नहीं है। चलिए, इसके बाद ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थल पूरे हुए। अब वहाँ से कुछ स्थल ऐसे हैं जिनका आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि कौन सा स्थल वर्तमान में कहाँ है, या फिर जो वो वर्तमान में कहाँ है, किस नदी के तट पे है, ऐसा करके पूछ सकते हैं। बाकी उसकी इम्पोर्टेंस अवशेषों के आधार पे इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सिंपली मैं आपको सिर्फ वो लिखवा दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्थल हैं, तो उन स्थलों के नाम आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा स्थल कहाँ पे है। तो इसमें एक स्थल है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, तो ये आपको पहले भी बताया था। तो ये सुतका गेंडोर जो है ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के, पाकिस्तान, और ये बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में आता है। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, और नदी कौन सी है ये बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल भी है, तो सबसे पश्चिमी स्थल है, और ये है दाशक नदी पर, दाशक नदी के तट पे है। इसके अलावा नेक्स्ट है मांडा, मांडा, तो मांडा जो है ये है हमारा हरियाणा के हिस्से, सॉरी इसमें जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है।
ये भी आपको बताया था। और जम्मू कश्मीर सबसे, ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नॉर्थ, सबसे उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी स्थल है। और ये है कौन सी नदी पे? ये है चेनाब नदी पे, चेनाब नदी पर है। इसके बाद एक है मांडी, मांडी, और ये मांडी जो है ये है मुजफ्फरनगर जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में। और ये मुजफ्फरनगर जिला यूपी में। तो यहाँ से सवाल पीसीएस में, पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था कि मांडी किस जगह पे पाया गया था, तो वो यूपी में है, यूपी में है स्थल, तो यूपी से मिला है मांडी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है, अब ये यूपी में मांडी है, अब ये कौन सी नदी के तट पे आएगा? तो नदी इसमें कौन सी होगी? नदी है गंगा, गंगा नदी के कोस्ट पे है। और इसके अलावा नेक्स्ट है एक राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। तो राखी गढ़ी जो है ये है वर्तमान में हिसार हरियाणा में, हिसार हरियाणा, तो हिसार हरियाणा में है राखी गढ़ी। और ये कौन सी नदी पे है? ये है घग्गर नदी के तट पे, घग्गर नदी के तट पे स्थित है। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण स्थलों के नाम रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये चैप्टर था, ये जो स्थलों पे हम चर्चा कर रहे थे अवशेषों की, ये आज हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद कल हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण और चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि कौन कौन से जानवरों से परिचित थे, कौन कौन से जानवरों से परिचित नहीं थे, या फिर कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग किया जाता था, मतलब यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनते हैं। तो कल हम उसको कंप्लीट करेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता हमारा चैप्टर पूरा होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए धन्यवाद। इससे पहले जाने से पहले एक बार आपको बोल दूँ कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और वीडियो को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े रहिए और हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।